जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना इतिहास नहीं बना सकता। बाबा साहब अम्बेडकर की ये पंक्तियां आज की तारीख में बांग्लादेश के तत्कालीन परिदृश्य में सटीक बैठता है। वो शख्स जिसने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के मियांवली जेल की काल कोठरी में करीब करीब 9 महीने गुजारे, आज उसी शख्स की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी बने। बीते बुधवार यानी 5 फरवरी की रात ढाका स्थित उनके घर पर आग लगा दी जाती है। उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस खबर को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों जला दिया गया उनका घर, कौन थे मुजीबुर रहमान। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही रह रहकर हिंसा की आग में पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बीते 2 दिन पहले 5 फरवरी को यह हिंसा की कट्टरपंथी आग अब सीधा शेख हसीना के पिता के घर यानी शेख मुजीबुर रहमान के घर पर पहुंचता है। यह कट्टरपंथी आग है जो पूरे ढाका को नहीं, उनके घर को सबसे पहले टारगेट बनाता है। उसके बाद देश में भी आग फैल जाती है। जहां कट्टरपंथियों ने उनके घर को आग के हवाले नहीं किया, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की। जिसे म्यूजियम बना डाला गया था उसे जला दिया गया। दरअसल आवामी लीग द्वारा 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी ढाका समेत पूरे बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा शुरू हो गई थी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की शाम ही ये कांड कर दिया। ये बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के माने तो हमलावरों ने गेट तोड़कर जबरन बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उनके घर पर बुलडोजर लेकर चढ़ गए और पूरे घर का नक्शा ही बदल डाला। बांग्लादेश का ही एक अखबार है द डेली स्टार इस मुद्दे पर लिखता है कि शेख हसीना के विरोधी कहते हैं कि वो भारत में बैठकर बांग्लादेश के विरोध गतिविधियों में शामिल हैं। बांग्लादेश के लिए वो प्लान कर रही हैं, राजनीतिक प्लान कर रही हैं, जिससे बांग्लादेश का तख्ता पलट हो सकता है, ये डेली स्टार लिखता है। दरअसल शेख हसीना की पार्टी छात्र लीग ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें शेख हसीना को फेसबुक के जरिए स्पीच देना था। लेकिन जब इस कार्यक्रम की जानकारी उनके विरोधियों को मिली तो पूरे ढाका समेत देश भर में प्रदर्शन होने लगे। उनको विरोधियों ने बुलडोजर प्रदर्शन का आह्वान कर दिया। यही अखबार लिखता है कि उसी रात के 9:30 बजे प्रदर्शनकारी मुजीबुर रहमान की बिल्डिंग में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। इसी रात को करीब रात 2 बजे बिल्डिंग के एक हिस्सा ढा दिया जाता है। इस मामले पर BBC भी कुछ लिखता है। वो लिखता है अब एक प्रदर्शनकारी के हवाले से कि म्यूजियम में तब्दील कर दिए गए बंगबंधु के घर को जला डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि यह फांसीवाद का प्रतीक बन गया था। हम छात्रों के ने क्रांति के जरिए नई सरकार बनाई है, इसलिए इसे ध्वस्त करने में कोई बुराई नहीं है। BBC एक प्रदर्शनकारी के हवाले से ये बातें लिखता है। अब शेख मुजीबुर रहमान के इतिहास को थोड़ा टटोलते हैं। ये किस्सा शेख मुजीबुर रहमान का है, जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, बंगबंधु कहे जाते हैं। दरअसल साल 1970 में 300 सीटों पर पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। इसमें शेख मुजीब की पार्टी आवामी लीग, जिसे आवामी मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था, उसने पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की थी। जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने पंजाब और सिंध में 138 सीटों में से 81 सीटें ही जीती थी। ये चुनाव अयूब खान के मार्शल लॉ की छाया में लड़े गए थे। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आवामी लीग इस तरह का कमाल कर सकती है। इस चुनाव परिणाम के बाद सत्ता में कब्जा कर बैठे जनरल आगा मोहम्मद याया खान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने सत्ता सौंपी तो पूर्वी पाकिस्तान का दबदबा
पश्चिमी पाकिस्तान पर हो जाएगा। सारा का सारा पावर हाउस पश्चिम से पूर्व की ओर चला जाएगा। आगा खान ने आगामी लीग के सरकार बनाने के अधिकार को सीज कर दिया, उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया। अब जनादेश मिलने के बाद हुए विश्वासघात के कारण शेख का बंगाली अस्मिता हावी होने लगा था। दूसरी तरफ 25 मार्च 1971 की रात 11:30 बजे पूरे ढाका में पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया। कागजों में इसे पाकिस्तानी सेना ने नाम दिया ऑपरेशन सर्चलाइट। सैयद बदरुल अहसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि जब गलियों से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी तब शेख ने वायरलेस से संदेश भेज बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। शेख कहते हैं कि मैं बांग्लादेश के लोगों का आह्वान करता हूं, वो जो जहां भी हैं, जिनके हाथ में जो भी चीजें हैं, उससे वो पाकिस्तानी सेना का प्रतिरोध करें। अपनी लड़ाई जब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना का एक एक सैनिक बांग्लादेश की धरती से निष्कासित नहीं कर दिया जाता। इसी 25 मार्च 1971 की रात को करीब 1 बजे पाकिस्तानी सेना का एक दल उनके आवास पर पहुंचता है। यह वही धान मंडी का आवास है जिसे बीते दिन 5 फरवरी की रात को तकरीबन 2 बजे प्रदर्शनकारियों द्वारा जला दिया गया है। इसी घर पर 1971 में जब पाकिस्तानी सेना पहुंचती है तब उन्हें घर से जबरन उठाकर ले जाती है। इसके बाद उसे पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया जाता है। कई रिपोर्ट, कई किताबों के पन्ने पलटने से यह बताता है कि पाकिस्तानी सेना का यह ऑपरेशन सर्चलाइट इतना खतरनाक था कि ढाका की सड़कों पर टैंक घूम रहे थे। ढूंढ ढूंढ कर बुद्धिजीवियों को मारा जा रहा था, महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा था। 2 महीने तक चले इस खूनी अभियान में पाकिस्तानी सेना ने तकरीबन 30 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद भारत पर दबाव बढ़ने लगा और कई नागरिक बांग्लादेश छोड़कर भारत भागने लगे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भागकर भारत में आ गए थे, जिसके कारण भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे नरसंहार कहा था। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के लोगों को उनके घर को वापस दिलाने के लिए पाकिस्तान से जंग तक किया। इस जंग को लेकर श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 आ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि भारत ने बांग्लादेश से आए 1 करोड़ शरणार्थियों को वापस उनके घर भेजने की योजना बनाई थी, जिसके तहत भारतीय सेना का उद्देश्य था कि पूर्वी पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लोगों को स्थापित किया जाए, जिसमें भारतीय सेना का साथ बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी भी दे रही थी। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ 7 जनवरी 1972 की रात को पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को भारत से करार के तहत छोड़ दिया। इसके बाद शेख लंदन में 2 दिन रुके और 9 जनवरी की शाम ढाका के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में वो कुछ घंटों के लिए नई दिल्ली भी रुके, जहां भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व उनके पूरे मंत्रिमंडल के साथ साथ सेना के तीनों प्रमुख उनसे मिले। शेख का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। वहीं सेना के कंटोनमेंट के मैदान में मुजीबुर रहमान ने एक जनसभा को संबोधित किया। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए उन्होंने भारत का कोटि कोटि धन्यवाद किया। वो इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें बांग्ला में बोलने को कहा। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख तकरीबन 9 महीने बाद पाकिस्तान की जेल से छूटकर बांग्लादेश पहुंचे, जहां 10 लाख की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के 3 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन इतिहास सब कुछ अच्छा नहीं बताता। कुछ ऐसे कोरे कागज होते हैं जो काले स्याही की तरह रह जाते हैं। साल 1975 आते आते बांग्लादेश का माहौल बदल गया। सत्ता शेख के हाथों से निकलने लगी थी। भ्रष्टाचार बांग्लादेश में बढ़ने लगा था। लोगों के साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ गया था। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख के घर पर हमला बोल दिया और बेगम मुजीब के साथ साथ उनके बेटे जमाल और उनकी दोनों बहुओं को मार डाला।
यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे, जिनकी उम्र महज 10 साल थी, रसेल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उनकी बेटी शेख हसीना बच गई थी, क्योंकि वो उस वक्त देश में नहीं थी, जो बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बनी। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम तरह की खबरों के लिए सनमार्ग डिजिटल देखते रहें। धन्यवाद।